इंटरमिटेंट फास्टिंग के कामयाब न होने के क्या कारण होते हैं? इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त लोग क्या गलतियां करते हैं? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फास्टिंग करते वक्त हम इन गलतियों से कैसे बच सकते हैं? हेलो एंड वेलकम टू नरिशिंग काका। हालांकि इंटरमिटेंट फास्टिंग पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रचलित हो गई है, लेकिन आज भी उसके बारे में काफ़ी भ्रांतियां हैं, काफ़ी मिसगिविंग्स हैं और काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। एक तरफ तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इससे बहुत ज़्यादा घबराते हैं। उन्हें लगता है कि यदि वे पूरे दिन के दौरान खाए जाने वाला भोजन सिर्फ 8 घंटों के अंदर खाएंगे तो अगले 16 घंटों के दौरान, फास्टिंग विंडो के दौरान, उनके शरीर में कोई काम करने की ताकत बचेगी या नहीं, वे अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगे या नहीं, उनकी बॉडी में कोई मसल्स वसल्स बचेंगी या नहीं, उनके नाखूनों का क्या होगा, या उनका हेयर लॉस होना तो शुरू नहीं हो जाएगा। और इनके दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं, कुछ ऐसे पॉजिटिव थिंकर्स भी हैं, कुछ ऐसे एडवेंचरस सोल्स भी हैं जो इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में सुनते हैं और फिर उसे तुरंत ही ट्राई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और मैं ऐसे लोगों की कद्र करता हूं। मैं हमेशा ऐसे लोगों की इज्जत करता हूं जो एक्सपेरिमेंट्स करने को हमेशा तैयार रहते हैं, जो डाइटरी एक्सपेरिमेंट्स करने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेकिन इस तरह के जो लोग पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करते हैं, वे अक्सर कुछ छोटी गलतियां कर देते हैं और उसकी वजह से या तो उन्हें इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बावजूद भी उसके फायदे नसीब नहीं होते, और या फिर वे खुद इस लैक ऑफ पॉजिटिव रिस्पॉन्स की वजह से आगे न पीछे, सूनर और लेटर, इंटरमिटेंट फास्टिंग में अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। और इसीलिए आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे कारणों की जिसकी वजह से अक्सर इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोगों को कामयाबी नहीं मिलती। सबसे पहला कारण है ईटिंग विंडो के दौरान जरूरत से ज्यादा भोजन खाना। जैसा कि आप जानते हैं, हम में से अधिकतर लोग हमारी नॉर्मल जिंदगी में पूरा दिन कुछ न कुछ खाते चबाते रहते हैं, और इसी आदत की वजह से वे जब पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करते हैं तो वे जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अब वे पूरा दिन लगातार तो खा नहीं सकते, और जो भी खाना है इन्हीं 6 या 8 घंटों के अंदर खाना है, तो इसलिए दबा कर खाओ। और इस माइंडसेट की वजह से वे ईटिंग विंडो के दौरान अपने पेट में खाना वैसे ही जमा करने लगते हैं जैसे कि एक गिलहरी, एक स्क्विरल गर्मियों के मौसम में आने वाले ठंड के मौसम के लिए अपने घोंसले में नट्स और सीड्स जमा करती रहती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी में एक स्टडी प्रकाशित की गई थी जिसमें पाया गया था कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग किया करते थे वे अपने नॉर्मल मील्स से ज्यादा बड़े मील्स खाया करते थे, और अक्सर उन मील्स का कैलोरी कंटेंट भी उनके नॉर्मल मील्स से ज्यादा हुआ करता था। उनमें से कई लोग ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि अगले 16 घंटों तक या 18 घंटों तक उन्हें कोई भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए मेरे शरीर में यदि थोड़ा एक्स्ट्रा राशन पानी जमा होगा तो हो सकता है कि वो उन 18 घंटों के दौरान काम आ जाए। इसी से मिलती जुलती एक और स्टडी न्यूट्रिएंट्स जर्नल में प्रकाशित की गई थी, और उसमें पाया गया कि जो लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे वे अपने फीडिंग विंडो के दौरान, अपने खाने के घंटों के दौरान हाई कैलोरी, हाई फैट फूड्स खाने की कोशिश किया करते थे। और उनकी सोच भी वही थी कि यदि हम कुछ हाई एनर्जी फूड्स खाएंगे तो उससे हमारी बॉडी को कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, जो कि अगले 16 या 18 घंटों तक चलने वाली हमारी फास्टिंग विंडो या हमारी नो फूड विंडो के दौरान उन्हें इस पृथ्वी पर जिंदा रखने में सहायक होगी। लेकिन सब लोग ऐसा नहीं सोचते, और इस तरह के लोगों के ठीक विपरीत दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो जब पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करना शुरू करते हैं तो अपने नॉर्मल फूड इनटेक से भी कम खाने लगते हैं, अपने नॉर्मल भोजन की मात्रा से भी कम फूड इनटेक करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अधिकतर लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग अपना वजन कम करने की इच्छा से ही शुरू करते हैं, और इसलिए जब वे अपने दिमाग में एक मैकेनिज्म को एक्टिवेट करते हैं तो उसके साथ ही साथ वे बाय डिफॉल्ट दूसरे मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर देते हैं,
जिसके चलते वे कैलोरी इनटेक को भी घटा देते हैं। अब ये दोनों ही सिचुएशंस गलत हैं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति को अपनी नॉर्मल लाइफ में अपने बेसल मेटाबॉलिक रेट के हिसाब से प्रतिदिन लगभग 2000 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। और यदि एक व्यक्ति इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त 2500 कैलोरीज खाने लगता है और दूसरा व्यक्ति 1500 कैलोरीज खाने लगता है, तो ये दोनों ही सिचुएशंस सही नहीं हैं। ना तो ज़्यादा खाना खाना अच्छा है और ना ही कम डेली बेसिस पर, ना तो रोज़ा अच्छा है और ना ही ईद अच्छी है। भगवान बुद्ध हमेशा एक्सट्रीम्स से बचने की सलाह दिया करते थे और मिडिल पाथ अपनाने के लिए कहा करते थे, और इंटरमिटेंट फास्टिंग की ईटिंग विंडो के दौरान इसी मिडिल पाथ को अपनाने में ही हमारी भलाई है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम उसकी वजह से 16 या 18 घंटों की ऑटोमेटिक फास्टिंग विंडो का फायदा ले पाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को फूड डाइजेस्ट करने के लिए प्रॉपर टाइम देती है और हमारे बॉडी में लगातार हो रहे सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर करने में भी सहायक होती है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति उन नॉर्मल 2000 कैलोरी से ज्यादा या बहुत कम खाने लगता है, तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स भी काफी हद तक गायब हो जाते हैं। और इसीलिए इन दोनों सिचुएशंस को अवॉइड करने के लिए यह बेहतर है कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान खाए जाने वाले मील्स को न्यूट्रिशियस बनाएं, उन्हें बैलेंस्ड रखें, उनमें काफी मात्रा में प्रोटीन हो, वेजिटेबल्स और हेल्दी फैट्स हों और फाइबर भी हो। और यदि हम इस तरह का बैलेंस्ड मील फीडिंग विंडो के दौरान खाएंगे, तो उसके चलते हमें फास्टिंग विंडो के दौरान भूख का एहसास नहीं होगा, स्टार्वेशन की फीलिंग नहीं होगी और ऑफ कोर्स ना ही कोई मसल लॉस होगा या हेयर लॉस। इनफैक्ट जो भी होगा उससे हमारी बॉडी का सिर्फ भला ही होगा, हमारे माइंड का सिर्फ भला ही होगा। पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करने वाले लोग एक और छोटी गलती करते हैं, और वो ये कि वे पूरी मात्रा में पानी नहीं पीते। दे डोंट स्टे सफिशिएंटली हाइड्रेटेड। इंटरमिटेंट फास्टिंग के दोनों जोन्स में, फीडिंग जोन और फास्टिंग जोन के दौरान पानी को पूरी मात्रा में पिया जाना जरूरी है। जब आप अपने दिन का पूरा भोजन 6 या 8 घंटों के दौरान खाते हैं, तो उस बीच में आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी भी पीते रहना चाहिए, क्योंकि हमें भोजन खाने के 1-2 घंटे के बाद अक्सर प्यास लगती है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग के चलते जब हम ईटिंग विंडो के दौरान ज़्यादा मात्रा में भोजन खाते हैं, तो हमें प्यास पर या पानी पीने पर उसी हिसाब से उचित ध्यान देना चाहिए। और फीडिंग जोन के गुजर जाने के बाद जब फास्टिंग जोन आता है, तो उसके दौरान भी पानी पीते रहना चाहिए। यदि आप 16:8 इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं और यदि आपका फीडिंग जोन सुबह 9 बजे शुरू हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप शाम को 5 बजे तक अपना भोजन कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन जैसा कि अधिकतर केसेस में होता है, लोग जनरली 9-10 बजे सोने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप 5 बजे से लेकर रात के 9 या 10 बजे तक या 10:30 बजे तक और कुछ खाने वाले तो नहीं ही हैं। लेकिन इस समय के दौरान भी आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से प्यास लगने पर पूरी मात्रा में पानी पीते रहना चाहिए। और यदि आप लगातार पानी पीते पीते बोर हो जाते हैं, तो आप कुछ ग्रीन टी या ब्लैक टी भी ले सकते हैं। कॉफ़ी तो रात को खैर नहीं ले सकते शाम के बाद, वरना वो आपकी स्लीप डिस्टर्ब कर देगी। और यदि आप किसी कारणवश रात को 10 बजे से भी लेट सोने को जाते हैं, तो लगभग 9-10 बजे के आसपास थोड़ा सा एक चुटकी भर नमक अपने पानी में मिलाकर आपको पीना चाहिए, क्योंकि तब ये हो सकता है कि आपके शरीर में तब तक सोडियम की मात्रा कुछ कम हो जाए। और सोडियम हमारी बॉडी की कई प्रोसेसेस के लिए, वाइटल प्रोसेस के लिए, ब्रेन फंक्शन के लिए, मसल फंक्शन के लिए बहुत ही क्रिटिकल मिनरल है। इसलिए उसकी कमी किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। और इस कमी को अवॉइड करने के लिए चुटकी भर नमक यदि आप अपने पानी के गिलास में मिलाकर रात को 9 बजे के आसपास पी लेते हैं, तो उससे आपके शरीर को उसकी ज़रूरत का नमक या सोडियम एक बार फिर से मिल जाएगा, और उस हालत में आपका ब्रेन और आपकी मसल्स सही एफिशिएंसी पर काम करते रहेंगे। सोडियम डेफिशिएंसी हर व्यक्ति को नहीं होती, लेकिन फिर भी यदि आप एक चुटकी भर नमक रात को 9-10 बजे के आसपास पानी के ग्लास में मिलाकर पी लेते हैं या ज़बान के नीचे रख लेते हैं, तो उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा।
मैं अक्सर एक चुटकी भर पिंक हिमालयन सॉल्ट अपने पानी में मिलाकर पी लेता हूँ या फिर अपनी ज़ुबान के नीचे रख लेता हूँ, लेकिन आप कोई भी नमक उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी बुराई नहीं है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सावधानी उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो इस वक्त किसी भी एक्यूट या क्रॉनिक डिसीज़ की वजह से कोई मेडिसिन या कोई दवाई ले रहे हैं। ऐसे लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करते वक्त अपने डॉक्टर से एक बार सलाह मशविरा कर लेना चाहिए। यदि आप किसी क्रॉनिक डिसीज़ के चलते एक दिन के दौरान लगातार कई गोलियां या टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं या आपको लगातार इंसुलिन लेने को कहा गया है, तो इन सब सिचुएशंस में ये बेहतर होगा कि आप अपने डॉक्टर या फिजिशियन से एक बार उसके बारे में बात कर लें। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते वक्त एक और छोटी सावधानी बहुत ज़रूरी है, और वो ये कि आप रात को कम से कम 8 घंटे की नींद हासिल करने की कोशिश करें। अच्छी नींद का हमारे हेल्थ पर हर लेवल पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। 7 से 8 से 9 घंटे की नींद हमारी बॉडी के टिश्यूज़ और सेल्यूलर डैमेज को रिपेयर करने के लिए भी ज़रूरी है, और इसी नींद के चलते हमारी बॉडी उन हार्मोन्स को भी रेगुलेट कर पाती है जो हमारी हंगर और एपेटाइट और सेशाइटी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ मैं नींद का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब हम पहली बार इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो अक्सर हमें एक नई एनर्जी का एहसास होता है और उसके चलते हमें लगता है कि अब ये दिन ऐसे ही चलता रहे तो क्या बुरा है। सोने के लिए कौन जाए, सोने में अपना समय कौन बर्बाद करे, लाइफ इज टू गुड। लेकिन ऐसी अप्रोच ठीक नहीं है। यदि हमारे दिन के कार्यक्रमों का अपना महत्व है तो हमारी रात की नींद का भी उतना ही महत्व है। यदि नींद की ज़रूरत न होती तो प्रकृति ने, कुदरत ने, मदर नेचर ने नींद जैसी चीज़ को, स्लीप जैसे सिस्टम को डेवलप ही नहीं किया होता। इसी तरह की कुछ छोटी छोटी सावधानियां मैं खुद अपनी ज़िंदगी में लेता हूं इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं पिछले कई सालों से लगातार इंटरमिटेंट फास्टिंग करता रहा हूं, और उसके चलते ऐसा नहीं है कि मेरे सफ़ेद बाल काले हो गए हैं या मेरे चेहरे से झुर्रियाँ गायब हो गई हैं या मेरी खोपड़ी पर बालों की एक नई फसल पैदा हो गई है। लेकिन मुझे आज अपनी सेहत आज से कई साल पहले की सेहत से कहीं बेहतर नज़र आती है। इन पिछले 5-1 सालों के दौरान मैंने कोई भी दवाई, कोई भी गोली, कोई भी टैबलेट, कोई भी कैप्सूल, इंजेक्शन नहीं लिया है। मैं किसी भी कारण से डॉक्टर के पास गया ही नहीं हूँ, हॉस्पिटल गया ही नहीं, सिर्फ 2 बार गया कोविड की वैक्सीन लेने के लिए। और मेरी इन सब सफलताओं में इंटरमिटेंट फास्टिंग और पीरियडिक वाटर फास्टिंग का बहुत बड़ा हाथ है। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता हूं कि यदि मुझ जैसा साधारण व्यक्ति इस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स हासिल कर सकता है तो ऐसी कोई वजह नहीं है कि आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। ज़रूरत है तो इन छोटी छोटी सावधानियों के महत्व को समझने की और फिर उन्हें अपनी इंटरमिटेंट फास्टिंग प्रोटोकॉल्स का हिस्सा बनाने की।